नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज है आपका 2 मोशन। तो आज का जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर नंबर मेरा 4 है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर, है ना। तो लिखा गया क्वेश्चन, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो जब भी आपको अंतर लिखना हो तो क्या करना है, एक तरफ आपको चाल लिखना है और एक तरफ वेग लिखना है, ठीक है। और इस ढंग से बना के आपको आंसर लिखना है। तो पहला जो है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में, इकाई का मतलब होता है, पता है ना, 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकेंड, है ना। तो इकाई समय में जो तय किया गया दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग चाल कहते हैं, है ना। इधर वेग का डिफिनेशन है पहला में, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। इकाई समय में जो विस्थापन तय किया जाता है उसे वेग कहा जाता है, और इकाई समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे चाल कहा जाता है, ठीक है। अगला, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, क्यों? कोई आपसे पूछ दिया चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में जो होता है सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है। आगे तीसरा, इसमें दिशा का जिक्र नहीं होता है। चाल में बाबू किसी प्रकार के दिशा का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ वो चल रहा, वो जा रहा है, कहां जा रहा पता नहीं है। लेकिन इसमें वेग में जो होगा दिशा का जिक्र होगा। जैसे कह दिया कि वो 5 मीटर प्रति सेकेंड से पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब देखिए दिशा भी बता दिया और 5 मीटर प्रति सेकेंड कह दिया। लेकिन इसमें खाली कहता 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो दिशा का तो डायरेक्शन नहीं है। तो जिसमें दिशा का डायरेक्शन नहीं है वो चाल है, और जिसमें दिशा का डायरेक्शन देगा तो उसको हम लोग वेग कहेंगे, ठीक है। अगला, चाल में परिवर्तन सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव है। चाल में जो परिवर्तन होता है तो सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन से संभव होता है। कहने का मतलब है कि परिमाण में सिर्फ परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। चाल में परिवर्तन के बाद कहेगा था, जैसे कोई वस्तु 5 मीटर या 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, है ना, चल रही थी कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अब उसका चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको सिर्फ परिमाण में परिवर्तन हुआ, दिशा में थोड़ी इसमें परिवर्तन है। लेकिन इस तरफ आइए वेग तरफ, तो वेग तरफ क्या करा कि वेग में परिवर्तन, उसमें परिणाम और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन कहेगा 3 किलोमीटर पूरब की ओर, या 3 किलोमीटर गया पूरब और फिर वहां से पश्चिम की ओर गया तो चल गया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा, तो बताइए परिवर्तन, दिशा में भी परिवर्तन होता है और उसके परिमाण में भी परिवर्तन होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि चाल में होगा, चाल में जब परिवर्तन होगा तो उसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन यहां आते वेग में परिवर्तन होता है तो उसके परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। जबकि चाल में जब परिवर्तन होता है तो सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन होता है, दिशा में तो उसमें दिशा तो होता ही नहीं है, तो कहां से परिवर्तन होगा, ठीक है ना। चलिए, एक नीचे हम नोटेड पॉइंट लिख दिए हैं, ये आपको दिख रहा होगा शायद, कि अचर वेग में चाल अंतर्निहित रहता, मतलब अचर वेग में चाल मौजूद रहेगा। अचर वेग जहां भी, अचर का मतलब क्या, कि वेग कभी भी नहीं बदल रहा है। जब वेग नहीं बदलेगा तो उसमें चाल भी मौजूद रहेगा। लेकिन अचर चाल में, लेकिन जब अचर चाल रहेगा, मतलब चाल जो है नहीं बदल रहा है, तो उसमें वेग जो होगा मौजूद नहीं होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग, अगला टॉपिक है मेरे पास त्वरण, एक्सलरेशन, है ना। त्वरण की बात करते हैं, एक्सलरेशन की बात करते हैं।
त्वरण। एक्सेलरेशन त्वरण, है ना। त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा। समय के साथ समय भी बदलेगा और वेग में परिवर्तन भी होगा, मतलब वेग भी बदलेगा। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं, एक्सलरेशन कहते हैं, ठीक है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं समय के साथ वेग में, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो बाबू, त्वरण को क्या से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। हमेशा आपको याद रखना है, स्मॉल ए से सूचित किया जाता है त्वरण को, ठीक है। अब यहां से हम लोग त्वरण बराबर फॉर्मूला देख लें। त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, त्वरण एक्सेलरेशन। तो त्वरण और फॉर्मूला, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, तो जेकरा में दर बोल दिया समझ लीजिए। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन मतलब वेग बदल रहा समय के साथ, इसका मतलब है कि यहां पर आपका आ जाएगा वेग, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बोला है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, तो नीचे जो आएगा आपका ये तो वेग में परिवर्तन हो गया, और यहां लिख देते हैं आप समय अंतराल, समय अंतराल, है ना। मतलब ये आपका एक्सेलरेशन फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। यदि आपसे बोल दिया कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे ढंग से। त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण फॉर्मूला होता है वेग, परिवर्तन को ही हटा दे मात्रा, वेग बटे समय है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है ना कि वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और नीचे समय है, तो यहां से आ गया मीटर प्रति सेकंड और एक और सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रीड कैसे करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हिंदी में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यहां पर लिख दे रहे हैं हम मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड प्रति, क्या लिखा, मीटर प्रति सेकंड, जी नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, नहीं तो ऐसा ही आप याद रखिए ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग औसत त्वरण किसे कहते हैं। रही बात अब आपको औसत त्वरण की बात, तो वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है ना। तो औसत त्वरण के डिफिनेशन आ गया कि औसत त्वरण क्या है, तो हम लोग को जवाब देंगे कि वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो औसत त्वरण कहा जाता है।
है ना, औसत त्वरण कहा जाता है। तो लिख लेते हैं जरा हम लोग यहां से। औसत त्वरण, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। यहां लिखेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। इसे ऐसे देखिए ए, और यहां ए बार लिख देता है, या तो ए एवरेज ना, ऐसे ए बार से ही सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। चलिए ये तो बात हो गया आपका। चलिए अब हम लोग औसत त्वरण का फॉर्मूला देखेंगे। तो औसत त्वरण बराबर, औसत त्वरण बराबर, यहां से लिख देते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग आपका v है और अंतिम वेग उसका u है। प्रारंभिक वेग एक वस्तु का आपने प्रारंभिक वेग क्या माना, प्रारंभिक वेग आपने मान लिया है, मान लो यहाँ v1 है ना, और प्रारंभिक समय यहाँ क्या है, प्रारंभिक समय यहाँ t1 है। अंतिम वेग आपका क्या होगा, तो v2 होगा। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम समय आपका t2 मान लेते हैं। यहां वेग में परिवर्तन लिखते हैं, वेग में परिवर्तन। आप बताओ जब वेग में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, प्रारंभिक है अंतिम है, तो अंतिम में से घटाएंगे प्रारंभिक को, तो v2 माइनस v1। जैसे आप ऐसे समझो कि कोई वस्तु पहले जा रहा था 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाद में होकर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको क्या करना, 6 में से 4 घटाएंगे। ऐसे भी समझ ले आप, कोई वस्तु जा रहा 2 मीटर प्रति सेकेंड से और बाद में उसका वेग हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, फिर भी हम लोग 1 में से 2 को घटाएंगे, जो बाद वाला रहेगा वो पहले आएगा और जो पहले वाला रहेगा वो बाद में जाएगा, है ना। यहां से v2 माइनस v1, और यहां से वेग में परिवर्तन हो गया, यहां समय में परिवर्तन, तो t2 माइनस t1, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां से औसत त्वरण हम लोग निकाल रहे हैं a बार, तो यहां से क्या होगा बोलो, v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1, है ना। ये इसको सिर्फ हम लोग a से भी ऐसे जनरली लिखा जाता है, आप a भी लिख सकते हो, है ना। तो
यहां से एक बात और आप जान लें कि प्रारंभिक वेग को u है ना, अंतिम वेग को v, प्रारंभिक वेग को u, अंतिम वेग को v, और ये समय में परिवर्तन को हम लोग मान लेते हैं t। तो यहां से a बराबर v माइनस u बटा में t, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि असमान त्वरण। असमान त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो औसत त्वरण था ना, अब हम लोग देख लेते हैं असमान त्वरण। अच्छा, आपसे कोई पूछ दिया कि औसत त्वरण का यूनिट क्या होगा, तो जो त्वरण का यूनिट है, तो त्वरण का यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो औसत त्वरण का भी यूनिट होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक बात और पूछ दिया कि त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो त्वरण आपका जो है सदिश राशि है, अदिश राशि मत बोल दीजिएगा, त्वरण सदिश राशि है, इसको आप नोट कर लें, त्वरण सदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपको त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है ना, उसमें दिशा भी रहता है और परिणाम भी होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि आगे बात हम लोग देखते हैं ये एक समान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, है ना। तो एक समान त्वरण की बात हम लोग, चलिए वो बात हम लास्ट में लिख देते हैं, लिख देंगे आपको त्वरण कौन सी राशि है ना। नहीं तो पहले ही आप सब लिख देते हैं त्वरण, त्वरण सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है ना। त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, तब इसमें बोल दिया कि इसकी दिशा किधर होगा, इसकी दिशा किस तरफ होगा, दिशा की बात बताना है। जब सदिश राशि है तो उसमें डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, त्वरण सदिश राशि है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो जिस तरफ वेग का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ वेग का डायरेक्शन होगा उसी तरफ आपका त्वरण का भी डायरेक्शन होगा, है ना। तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा की ओर होगा, है ना। एक बात और देख लेते हैं हम लोग अभी त्वरण में। जब वेग की दिशा, जब वेग बढ़ता है ना, जब कोई वस्तु त्वरित है और उसका वेग बढ़ रहा है, वेग जब उसका बढ़ रहा है तो उसको हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु का वेग घट रहा है समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, है ना। फिर से एक बात समझिए, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं, है ना। और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा, देखिए वेग घट रहा, वेग बढ़ रहा, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, वेग में परिवर्तन हो रहा, तो सिंपल बात, वेग में परिवर्तन मतलब वेग घटेगा या बढ़ेगा। जब घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण और जब बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो जब वेग क्या हो रहा है, यहां लिख देते हैं, यहां इस बात को लिख देते हैं, जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, धनात्मक का मतलब आप समझते होंगे पॉजिटिव, धनात्मक होगा, है ना। अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं, जब वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक होगा, है ना।
ये बात तो क्लियर हो गया। ये सभी पॉइंट पहले ही लिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक समान त्वरण, है ना, एक समान त्वरण। इंग्लिश इसका होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन करता हो, है ना, बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन करता हो, तो उसका जो त्वरण होगा, उस त्वरण को हम लोग कौन सा त्वरण कहते हैं? तो उस त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं, है ना। इस बात को आपको याद रखना है कि लिख देते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन करता हो तो उसकी त्वरण को कौन सा त्वरण कहते हैं? तो उसकी त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा एक हम लोग फिगर से समझ लें कि यहां पर मान लीजिए समय दिया गया है ना। ये यहां पर है आपका 1 सेकेंड, यहां पर है 2 सेकेंड, यहां पर है 3 सेकेंड, यहां पर 4 सेकेंड और यहां पर 5 सेकेंड। जरा समझिए, जब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक गया तो इसका समय था, मान लेते हैं 6 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। यहां से यहां का जो वेग में परिवर्तन है 6 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब यहां 2 से 3 में गया तो फिर से इसका वेग में जो परिवर्तन है 6 मीटर पर सेकेंड है। फिर 3 से 4 में भी गया तो 6 मीटर पर सेकेंड ही है, और 4 से 6 में गया तो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इस प्रकार के जो त्वरण रहेगा ना, इसी त्वरण को तो हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। है ना। अब हम लोग असमान त्वरण की बात कर लेते हैं। असमान त्वरण असमान त्वरण, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। देखिए इसका भी डिफिनेशन जस्ट इसी तरह का है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन नहीं करता हो, है ना। जब कोई वस्तु समय अंतराल समान रहेगा लेकिन वेग में जो परिवर्तन होगा वो समान नहीं होता हो, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में
वेग में समान परिवर्तन, समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन नहीं करता हो तो उसकी त्वरण को क्या कहा जाता है? असमान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण कहा जाता है ना? असमान त्वरण कहा जाता है। जैसे यहां देख लें, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहां मान लें 4 सेकेंड है। जरा आप समझिए, 1 से 2 सेकेंड में परिवर्तन मान लो 2 मीटर प्रति सेकेंड है ना? और 2 से 3 सेकेंड में परिवर्तन 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर 3 से 4 सेकेंड में परिवर्तन 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। बताइए, ये सब समान है? सब अलग अलग है परिवर्तन, तो इसको हम लोग असमान त्वरण कहेंगे।